सो हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑन नॉलेज पिकर्स। और पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव उपजा है और उस तनाव की वजह से दुनिया के ऊपर एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, तो आज फिर से कुछ नया घटा है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाया जाए, जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यूक्रेन रशिया के लिए, और ऐसा क्या है इस देश में जो इस वक्त रूस के राष्ट्रपति पुतिन किसी भी हालत में यूक्रेन को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। आज हम डिस्कस करेंगे कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से यूक्रेन रशिया के साथ जुड़ा, फिर इसका विघटन हो गया, फिर दोनों के बीच में लगातार जो है अलगाव चलता रहा, और फाइनली अब बात यहाँ तक आ गई है कि इन दोनों देशों की वजह से पूरे के पूरे यूरोप पर, नॉर्थ यूरोप पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे विस्तार से इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। मतलब ये बात उन दिनों की मैं कर रहा हूं जब फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारे के सारे रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे, और उस वक्त रशिया के ऊपर जार का शासन हुआ करता था, वहां के सम्राट का। तो जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई तो लोगों के अंदर काफी असंतोष की भावनाएं जो थी, क्योंकि जार की जो नीतियां थी वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वहां पे लोगों का शोषण किया जा रहा था। तो क्रांति की शुरुआत के लिए वहां पे जो है लेनिन नाम के क्रांतिकारी हुए। मैं रूसी क्रांति की बात यहाँ पे ज़्यादा नहीं करूँगा, वरना हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हम बात करेंगे कि यूक्रेन का जो इतिहास रहा है रशिया के साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा रूसी क्रांति को जानना भी ज़रूरी है, पुराने दौर को पढ़ना भी ज़रूरी है, ताकि आप पूरी तरीके से समझ जाए कि क्या कारण है जो आज से 100 साल पहले यूक्रेन और रूस के बीच जो कुछ भी घटा उसका परिणाम आज हमको देखने को मिल रहा है। तो बात यह है कि 1914 में जार जो कहलाते थे वहाँ के जो सम्राट थे निकोलस सेकंड, उन्होंने 1914 में उन्हें जो है पद मिला, उन्होंने रशिया में राज करना शुरू किया। लेकिन 3 साल के अंदर अंदर ही आप मान के चलिए वो नहीं संभाल पाए सत्ता को, विद्रोह हो गया उनके खिलाफ, और 1917 में लेनिन की लीडरशिप में बोल्शेविकों ने उन्हें हटा दिया। अब ये बोल्शेविक क्या है, तो इन शॉर्ट अगर आप समझें तो 19वीं सदी के अंत में जो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के गुट थे वो 2 गुटों में बटे हुए थे, एक था मेंशेविक और दूसरा था बोल्शेविक। और ये लोग जो है ये कार्ल मार्क्स की समाजवादी सिद्धांतवादी जो सोच है, जो विचार है, उसका अनुसरण करते थे, साम्यवाद का। तो इन्हीं बोल्शेविकों ने 1917 में जो है क्रांति की घोषणा की और जार का शासन खत्म हो गया। अब जब 1917 में विद्रोह हुआ तो उसके 1 साल बाद ही यूक्रेन ने क्या किया कि अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी कि हम जो है अब रूसी साम्राज्य से अलग है। और आज़ादी की घोषणा करने के बाद में वहाँ पे गृह युद्ध जैसी हालत हो गई, क्योंकि वहाँ पे लेनिन की जो रेड आर्मी है, अब ये लेनिन की रेड आर्मी क्या है, रूसी क्रांति क्या है, ये हम सेपरेट वीडियो में पूरा बनाऊंगा, इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस वक्त मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि लेनिन जो थे, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, रूस को आज़ादी दिलाने के लिए, नई सरकार बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, और इन्हीं की रेड आर्मी का एक प्रभाव यूक्रेन पर भी था। तो यूक्रेन में गृह युद्ध हुआ और गृह युद्ध चलता रहा लगभग। अब आते आते 1921 हो गया, और 1921 में क्या हुआ कि एक समझौता हो गया कि यूक्रेन और सोवियत ने मिलकर के एक स्पेशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना कर दी, आपसी समझौता हुआ। और 1922 में दिसंबर के महीने में यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन का संस्थापक सदस्य बन गया। तो इस तरह से कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वहां पर आए दुनिया के सबसे बड़े तानाशाहों में से एक स्टॉलिन। जब स्टॉलिन ने राज करना शुरू किया, जब रूसी साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया, विस्तारवादी उनकी भी नीति थी, हिटलर के साथ साथ हमेशा स्टॉलिन का नाम भी लिया जाता है, दुनिया के खूंखार तानाशाहों में से एक था। और मैं आपको इनकी बायोग्राफी अगर सुनाऊंगा, बताऊंगा किसी दिन, तो आप कहोगे कि सच में कैसे कैसे नरभक्षी लोग हुए हैं, कैसे कैसे लोग हुए हैं जिन्होंने
अपने शासनकाल में लाखों लोगों को मार दिया और शिकन तक नहीं थी। हालांकि इनका अंत भी बुरा हुआ, लेकिन बात इन पर किसी और। अब फिर से आ जाते हैं यूक्रेन पर। तो स्टोलिन की नीतियों की वजह से क्या हुआ कि भुखमरी की हालत हो गई यूक्रेन में, अकाल जैसे हालात हो गए, लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तो फिर से अब क्या हुआ, वहां पे यूक्रेन में कई सारे जो आंदोलनकारी थे, विद्रोही गुट थे, वो बने और उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो 1920, 32, 33 में जो ये विद्रोह फूटा, तो ये विद्रोह चलता रहा और इसी कड़ी में 10, 15, 20 सालों तक यूक्रेन सोवियत संघ से अलग होने के लिए लगातार जो है छुटपुट हिंसक घटनाएं चलती रही, विद्रोह प्रदर्शन होते रहे। अब 1954 में क्या हुआ, इसी बीच जब सोवियत नेता निकिता खुश्चेव आए और उन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह को जमाने के लिए और यूक्रेन के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि भाई आप हमारा ही एक हिस्सा हो, आप हम लोगों में से ही हो, आपकी और हमारी आइडेंटिटी अलग नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि क्रीमिया को गिफ्ट के तौर पर दे दिया यूक्रेन को, जो क्रीमिया हाल ही के दिनों में 2014 में रूस में पुतिन ने सेना भेजकर हथियाया है, उसे गिफ्ट में दिया गया था 1954 में, ताकि यूक्रेन के लोगों को यह समझ में आए, यूक्रेन को आश्वासन मिले कि नहीं, हम आपका ध्यान रख रहे हैं, आपकी नज़र में है, हमारी नज़र में हैं आप। तो 1954 के बाद क्या हुआ कि 1991 तक लगातार मामला थोड़ा बहुत ठंडा रहा, दबी आवाज़ में विद्रोह की आवाज़ें उठती थी, लेकिन इतना ज़्यादा विद्रोह हो नहीं पाया। लेकिन जब शीत युद्ध हुआ अमेरिका के बीच में रूस के साथ, तो इस शीत युद्ध के दौर में लगातार रशिया जो है कमज़ोर होता गया और 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद में यूक्रेन ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। जैसे ही यूएसएसआर टूटा तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन जैसे कई छोटे बड़े देशों ने अपने आप को अलग कर दिया यूएसएसआर से और उन्होंने 1996 में अपना खुद का संविधान बनाया, अपनी एक करेंसी को इन्होंने जारी किया पूरी दुनिया में कि राइवन्या नाम की करेंसी है इनकी, और इन्होंने बिल्कुल अपने आप को सेपरेट कर दिया कि अब हम रशिया से अलग है, हमारा यूएसएसआर से कोई संबंध नहीं है। तभी से रूस कोशिश कर रहा था कि यूक्रेन को फिर से शामिल किया जाए और फिर से उसे यूएसएसआर का हिस्सा बनाया जाए, और यही पुतिन की भी सोच रही है। अब इसके पीछे के कारण क्या है? देखो, यूक्रेन जो है लगभग 2250 किलोमीटर लंबी बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है। यूक्रेन की जो राजधानी है कीव, उसे कहा जाता है रूसी से शहरों की मां। अगर हम सांस्कृतिक रूप से कहें, अगर हम इमोशनल अटैचमेंट की बात कहें, तो रूसी शहरों की मां कहा जाता है कीव को। एक बहुत मिला जुला स्वरूप आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन और रूस के लोगों के बीच में। और कल ही मैंने वीडियो में बताया था कि एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा अहम है रशिया के लिए एज कंपेयर टू अदर जो दूसरे अलग अलग देश बने थे। तो अगर हम मोटा मोटा समझे कि पुतिन किन वजहों से इस वक्त हावी हो रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण है कि अभी कुछ दिनों पहले 2021 में दिसंबर में हुआ ये कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने और नाटो के जो चीफ है जेंस स्टोलेंसबर्ग, उनके बीच में एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि रूस के तमाम विरोध के बावजूद भी हम जो है ना वो नाटो का हिस्सा बनेंगे। अब ये नाटो जैसे ही बीच में आया तो पुतिन जो अब तक चुप बैठे थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि नाटो एक्चुअल में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। और ये बना ही क्यों है? ये बना ही सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ है कि उस विचारधारा को रोकना है। उत्तरी यूरोप में जो रशिया का बढ़ता प्रभाव है उसे रोकने के लिए ही 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को एक सैन्य संगठन बनाया गया। अमेरिका में इसकी स्थापना की गई और इसका उद्देश्य था साम्यवादी विचारधारा को रोकना। अब यूक्रेन जब सीधा सीधा नाटो में सम्मिलित हो जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देशों का सीधा सीधा एक्सेस हो रहा है रशिया में, और यह वर्चस्व को चुनौती देता है व्लादिमीर पुतिन के। तो इस वजह से पुतिन अब ये चाहते हैं कि यूक्रेन को किसी भी हालत में
यूक्रेन को किसी भी हालत में नाटो में सम्मिलित ना किया जाए। कुछ और रीजंस भी है, जैसे आई एम सॉरी, कुछ और रीजंस भी है, जैसे बिजनेस की अगर हम बात करें तो रशिया की जो एक गैस पाइपलाइन है वो यूक्रेन से होकर जाती है और उसका अरबों रुपया का किराया उन्हें हर साल यूक्रेन को देना पड़ता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो यूक्रेन में रहती है, रूस की। इसी के साथ में जो सुपर पावर वाली इमेज है पुतिन की, वो पुतिन जो है नहीं खोना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर यूक्रेन के मुद्दे पर वो हारे तो सारी दुनिया में उन्हें एक कमजोर नेता के तौर पर देखा जाएगा और पुतिन हरगिज ये नहीं होने देने वाले। इसलिए उन्होंने सीमा पे टैंक, अपने मिसाइल सिस्टम्स, 1 लाख से ज़्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं और सीधी सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर यूक्रेन गया तो एक बहुत बड़ी जंग में दुनिया पड़ जाएगी। तो अब यह देखना है कि नाटो किस तरह से फैसले लेता है। हालांकि जर्मनी नाटो का एक अभिन्न हिस्सा है और जर्मनी अब कह रहा है कि हम जो है ना, नाटो के कहने पर भी, अमेरिका के कहने पर भी यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे। रूस अपनी जगह से, ये वहाँ के जो एक एडमिरल है उन्होंने इंडिया में आके अभी ये स्टेटमेंट दिया है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें भी देखी गई है। तो अब जो हालिया घटनाक्रम होंगे उससे पता चलेगा कि दुनिया में ये जो संकट गहरा गया इन दो देशों की वजह से वो कहाँ जाके रुकता है। अब आखिरी में चलते चलते, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है क्योंकि इन डेप्थ एनालिसिस करने की मैंने बात की थी, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं कि कहाँ हिंदुस्तान का इसका पर क्या स्टैंड होगा, तो देखो हिंदुस्तान 2014 में भी क्या हुआ था, 2013 में भी क्रीमिया के, रूस के जो अपना यूक्रेन है उसके सामने 2 ऑप्शंस थे, या तो रूस को चुन ले या फिर अपना जो नाटो है उसमें चले जाए। तो वहां पे उस टाइम पे जो राष्ट्रपति थे विक्टर, वो फेवर में थे रूस के। तो उन्होंने जो है यूक्रेन ने नाटो में जाने से मना किया और उनके इस डिसीजन का परिणाम ये हुआ कि उन्हें भारी विरोध झेलना पड़ा और उसके बाद में उनकी जो प्रेसिडेंसी थी वो भी चली गई। तो 2014 में जब नए राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि हम नाटो में ही रहेंगे और हम रूस के विरोध से नहीं डरते। तो रूस ने उस वक्त क्रीमिया में सेना भेजी थी और उस पर अधिकार कर लिया था। उस वक्त भारत चुप रहा था और रशिया ने कहा था कि भारत की चुप्पी मतलब भारत का समर्थन हम इसे देखते हैं और भारत भी इस मुद्दे पर हमारे साथ है। तो इस बार भी देखना यह होगा कि हिंदुस्तान का स्टैंड मेनली क्या रहता है, क्योंकि रूस से हम S-400 डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, इवन S-500 की बात चल रही है। इसके अलावा अगर हम रूस का विरोध करते हैं तो चाइना खड़ा है, क्योंकि चाइना सपोर्ट करेगा रशिया को। तो चाइना कह सकता है रशिया को कि देखो इतने सेंसिटिव इशू पर हम आपके साथ में हैं, लेकिन ये जो इंडिया है जिसको आप अपना अच्छा दोस्त कहते हो, ये आपके अपोज में है, ये आपके साथ नहीं आ रहा। तो वहां पे देखने वाली अब कंडीशन होगी कि हिंदुस्तान का स्टैंड इस मुद्दे पर क्या रहता है। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होगी इस वीडियो के एनालिसिस से आप लोगों की। एक मोटा मोटा मैंने समझाने की कोशिश की कि यूक्रेन का और रूस का जो विवाद था उसकी जड़ एक्चुअल में कहाँ है, कितनी गहरी है। बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं जो रूसी क्रांति को लेकर के है, स्टॉलिन को लेकर के हैं, वो मैं वक्त पर अलग अलग टाइम पर आता रहूँगा वीडियो लेकर के इस तरह के, और आपके साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल नॉलेज की चीज़ें शेयर करता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक दिस चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे मोटिवेटेड, stay updated. Thanks a lot.